आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे राजा की कहानी। एक ऐसा राजा जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। उत्तर में मुगल, दक्षिण में निजाम, पूर्व में अंग्रेज और पश्चिम में पुर्तगाली। लेकिन वो राजा इतना निडर और साहसी था कि उन्होंने इन चारों शक्तियों को धूल चटाई और अपने विशाल साम्राज्य को खड़ा किया। एक ऐसा राजा जिसकी वजह से मुगल सुल्तान औरंगजेब के भीतर अपने ताज को खोने का भय पैदा हो गया था। एक ऐसा राजा जिसके सामने बड़े बड़े शासक खड़े होने से कांपते थे। एक ऐसा राजा जिसे आज भी कुछ लोग भगवान के समान मानते हैं। एक ऐसा राजा जो पूरे भारत को जीतने ही वाला था, मगर अचानक उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके इस सपने को साकार न होने दिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा छत्रपति शिवाजी महाराज की वो कहानी और रहस्य जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो शुरुआत करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के शुरुआती जीवन से। 19 फरवरी 1630 को बीजापुर सल्तनत के शिवनेरी दुर्ग में शाहजी राजे और जीजाबाई के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम शाहजी राजे और जीजाबाई शिवाजी रखते हैं। शिवाजी का नाम देवी शिवाई के नाम पर रखा गया था। उनका मूल नाम शिवाजी भोसले था, मगर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप स्किल्स की वजह से बाद में उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई थी। शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में उच्च अधिकारी थे, जहाँ मुहम्मद आदिल शाह का शासन था। शिवाजी का लालन पालन उनकी माता जीजाबाई भोसले की देखरेख में हुआ। शिवाजी का अंदर बचपन से ही एक कुशल सैनिक और कुशल मराठा प्रशासक बनने की खूबियां थी। उन्हें जंग की ट्रेनिंग और प्रशासन की समझ दादूजी कोंडदेव से मिली, जो कि बीजापुर सल्तनत में जनरल के पद पर तैनात थे। इस समय भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनतों का राज था। पहली अहमदनगर की निजाम शाही, दूसरी जयपुर की आदिल शाही और तीसरी गोलकुंडा की कुतुब शाही, जो कि आपस में ही लड़ते रहते थे। लेकिन आपस की लड़ाई के अलावा इन तीनों सल्तनतों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर में काबिज मुगल सल्तनत, जो कि इन तीनों सल्तनतों को अपने राज्य में मिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, ताकि दक्षिण भारत में भी मुगलों का वर्चस्व कायम किया जा सके। इस समय मुगलों का शासक शाहजहां था, जिन्होंने 1636 में अपने दूसरे सबसे बड़े बेटे औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। सूबेदार बनते ही औरंगजेब ने सबसे पहले बीजापुर पर हमला किया और वहां से लूट मार करके चला गया। औरंगजेब के इस हमले ने बीजापुर में मुहम्मद आदिल शाह के शासन को बेहद कमजोर कर दिया। वहीं शिवाजी इस समय एक योद्धा के रूप में तैयार हो रहा था। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद भी छापेमारी युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। शिवाजी महाराज का सपना शुरुआत से ही अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित करने का था। धीरे धीरे वक्त बीता और अब शिवाजी लगभग 16 वर्ष के हो चुके थे और केवल 16 वर्ष की उम्र में ही शिवाजी ने राजगढ़ के तोरना किले पर कब्जा करके लोगों में अपने युद्ध कौशल का लोहा मनवा दिया था। लेकिन प्रशासनिक दबाव के चलते शिवाजी को यह कब्जा हटाना पड़ा। अब शिवाजी एक परिपक्व योद्धा बन चुके थे। वहीं 1646 में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, जिसके कारण बीजापुर की सल्तनत और ज्यादा कमजोर हो गई थी। इस वक्त का फायदा उठाते हुए शिवाजी महाराज ने तोरना किले पर फिर से धावा बोला और कब्जा कर लिया। वहां मिले बड़े खजाने को शिवाजी ने जब्त कर लिया, जिसे देखकर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह आग बबूला हो गए और शिवाजी और आदिल शाह के बीच दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो जाता है। बीजापुर में शासन की कमजोरी के चलते बीजापुर की शासन व्यवस्था गड़बड़ा गई। इस कमजोरी का फायदा उठाकर बीजापुर के आसपास के क्षेत्रों में रह रहे छोटे छोटे जागीरदारों ने बीजापुर के अधिकतर किलों पर अपना कब्जा कर लिया था। शिवाजी ने इस अव्यवस्था को देख सभी मराठाओं को इकट्ठा किया और बीजापुर के सभी किलों को जीतने की योजना बनाई, जिसके बाद 2 साल में ही शिवाजी ने पुणे के पास कई महत्वपूर्ण किलों पर अपना अधिकार जमा लिया, जिसमें कोंढाना और पुरंदर जैसे वे किले थे जो बीजापुर के सबसे ताकतवर हिस्से माने जाते थे। इसके बाद शिवाजी ने राजगढ़ किले पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही शिवाजी महाराज ने पुणे के पूर्व में बारामती और इंदापुर के आसपास के क्षेत्रों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। बीजापुर सल्तनत के भीतर शिवाजी की इस विजय यात्रा ने खलबली मचा दी थी और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के अंदर अपनी सत्ता को खोने का डर पैदा होने लगा। आदिल शाह के सामने शिवाजी को बंदी बनाने और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठने लगी, लेकिन आदिल शाह कई प्रयासों के बाद भी शिवाजी को बंदी नहीं बना पाता है, जिसके पश्चात सुल्तान आदिल शाह ने शिवाजी पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक अलग चाल चली। 1648 में आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार करवा लिया ताकि शिवाजी पर लगाम लगाई जा सके। जैसे ही ये बात शिवाजी महाराज को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाता है, जिसके बाद उन्होंने जल्द ही अपनी नीतियों और साहस के बल पर अपने पिता को छापेमारी कर इस कैद से छुड़ा लिया और आदिल शाह शिवाजी का कुछ नहीं कर पाता है। शिवाजी महाराज इस समय अपने चरम पर थे। जो भी उनके सामने आ रहा था वो उसे कुचलते जा रहे थे, मगर 1649 से लेकर 1655 तक शिवाजी ने खुद
खुद ही अपनी विजय यात्रा को धीमा कर दिया ताकि आदिल शाही सल्तनत का ध्यान भटकाया जा सके। और जहाँ जहाँ उन्होंने विजय प्राप्त की थी, उन्होंने वहीं अपने शासन को मजबूत करना शुरू कर दिया था, जो कि उनकी ही रणनीति का एक अहम हिस्सा था। इस रणनीति से शिवाजी को यह फायदा हुआ कि शिवाजी अब एक मजबूत लीडर के रूप में उभरने लगा। इसी बीच 1656 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु के बाद औरंगजेब फिर से बीजापुर पर आक्रमण करता है। शिवाजी ने औरंगजेब के बीजापुर हमले में औरंगजेब की मदद करने की पेशकश की और इस पेशकश के बदले शिवाजी को बीजापुर के किलों और शिवाजी के कब्जा वाले गांवों पर उनके अधिकार को औपचारिक मान्यता मिल गई। इस दौरान मुगलों और शिवाजी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे बन गए थे, जिसके बाद 1656 में शिवाजी महाराज ने महाबलेश्वर की जाबली घाटी पर अपना कब्जा कर लिया। इस जीत ने शिवाजी महाराज के लिए दक्षिण और पश्चिम महाराष्ट्र में आगे बढ़ने की राह खोल दी और अब शिवाजी महाराज का अगला निशाना था बीजापुर, जहां अभी भी आदिल शाही सल्तनत काबिज थी। आदिल शाह सल्तनत और शिवाजी के बीच पहले से ही दुश्मनी बनी हुई थी। शिवाजी बीजापुर की ओर बढ़ने लगता है, जिसकी खबर आदिल शाही सल्तनत को लग जाती है और बीजापुर की मुख्य रानी बेगम साहिबा अपने दरबार में यह ऐलान करती है कि जो भी शिवाजी महाराज को कुचलने की ताकत रखता है वो मेरे सामने आए। जिसके बाद आदिल शाही हुकूमत का सबसे बड़ा लड़ाका अफजल खान शिवाजी को खत्म करने की जिम्मेदारी लेता है और कहता है, मैं शिवाजी को जंजीरों से बांध कर लाऊंगा और ऐसा करने के लिए मुझे अपने घोड़े से नीचे तक उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अफजल खान ने शिवाजी को पकड़ने की काफी कोशिशें की, मगर शिवाजी एक बार भी अफजल खान को हाथ नहीं देता है। जिसके बाद अफजल खान एक नई चाल चलता है। उसने सोचा कि वैसे तो शिवाजी हाथ नहीं लगने वाला, तो क्यों ना उसे दोस्ती का झांसा देकर खत्म किया जाए। इसके बाद अफजल खान शिवाजी को अपने दरबार में मुलाकात के लिए बुलाता है, मगर अफजल खान का असल इरादा शिवाजी को अपने बाहों के घेरे में लेकर चाकू से मारने का था। शिवाजी इस चाल को पहले से ही भांप गया था और उन्होंने अपने हाथ में बगनक यानी कि बाघ के नाखून छिपा रखे थे, जिससे शिवाजी ने अफजल खान को उसी के दरबार में कत्ल कर दिया। अफजल खान को मरा पाकर उसकी सेना वहां से भाग खड़ी हुई और शिवाजी को विजय प्राप्त हुई। इसी दौरान 1657 में मुगल सुल्तान शाहजहां ने अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। इस बात से औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने शाहजहां के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और फरवरी 1658 में औरंगजेब ने खुद को मुगल सल्तनत का सम्राट घोषित कर दिया। जिसके बाद मई 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच सामूगढ़ की लड़ाई हुई, जिसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित कर निर्णायक जीत हासिल की, यानी कि अब मुगल सल्तनत पर औरंगजेब का कब्जा हो गया था। जिसके बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बेदखल कर दिया और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। औरंगजेब का पूरा ध्यान इस वक्त उत्तर की रियासतों पर था, जिसकी वजह से मुगलों के हाथों से दक्षिण भारत निकलता जा रहा था। इन परिस्थितियों को देख शिवाजी महाराज ने दक्षिण में मुगल इलाकों पर हमला कर अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। अहमदनगर और रेसिन के किले पर भी शिवाजी ने अपना कब्जा कर लिया, लेकिन जब औरंगजेब को यह बात पता चलती है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है और शिवाजी महाराज और औरंगजेब के रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद औरंगजेब ने दक्षिण की ओर ध्यान दिया, लेकिन उस वक्त तक शिवाजी दक्षिण के लगभग 40 किलो पर अपना कब्जा जमा चुके थे, जिसका इल्म औरंगजेब को पहले से ही था। औरंगजेब अब धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ने लगा, जिसकी खबर शिवाजी तक पहुंच जाती है। जिसके बाद शिवाजी औरंगजेब से युद्ध की तैयारियों में लग जाता है। शिवाजी ने नई नई नीतियां बनानी शुरू कर दी, जैसे कि गुरिल्ला तकनीक। गुरिल्ला तकनीक में शिवाजी छोटे छोटे गुटों में बंटकर दुश्मनों पर हमला किया करते थे। हमला करते ही शिवाजी और उनकी सेना तुरंत गायब हो जाया करती थी और पहाड़ के दुर्गों में छुप जाया करती थी। इसी के साथ ही शिवाजी ने एक ताकतवर नौसेना का भी गठन किया, ताकि समुद्री इलाकों से भी दुश्मनों को कमजोर किया जा सके। 1657 से ही शिवाजी ने अपनी नौसेना का निर्माण शुरू कर दिया था, इसीलिए शिवाजी को भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। धीरे धीरे दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य शिवाजी के नेतृत्व में मजबूत होता चला गया, जिसका अंदाजा औरंगजेब को भी लग चुका था। उसने सोचा कि शिवाजी पर जल्द से जल्द लगाम लगानी होगी। जिसके बाद औरंगजेब अपने मामा शाहिस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार बनाता है और 1.5 लाख की सेना के साथ शाहिस्ता खान को पुणे भेजता है। शाहिस्ता खान ने 3 साल तक पुणे में लूटपाट कर उत्पात मचा दिया था। जिसके बाद शिवाजी महाराज ने अप्रैल 1663 में शाहिस्ता खान पर हमला कर दिया। इस हमले में शाहिस्ता खान की 4 उंगलियां कट गई और शाहिस्ता खान के बेटे अबुल फजल को मराठाओं ने मौत के घाट उतार दिया था। मगर इसी बीच शिवाजी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब शिवाजी का खजाना लगभग खत्म होने की कगार पर था। मगर उन्होंने इस खजाने को फिर से भरने के लिए 1664 में बंदरगाह शहर सूरत को लूट लिया। सूरत मुगलों के लिए
समृद्ध और मुनाफे वाला व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इसके बाद शिवाजी महाराज ने पुर्तगालियों के कब्जे वाले क्षेत्र बसरूर पर भी नौसैनिक हमला किया और एक बड़ी लूट हासिल की। शिवाजी के इस हमले से औरंगजेब तिलमिला उठा, जिसके बाद औरंगजेब ने अपने राजपूत जनरल जयसिंह को लगभग 15,000 की सेना के साथ भेजा ताकि शिवाजी को शिकस्त दी जा सके। जयसिंह की सेना ने शिवाजी को चारों ओर से घेर लिया और शिवाजी के किलों को भी घेराबंद कर लिया। 1665 में जब मुगल सेना ने पुरंदर के किले को घेर लिया और कब्जे के करीब पहुंच गई, तो शिवाजी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर जयसिंह से एक महत्वपूर्ण समझौता कर लिया। 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह ने पुरंदर की संधि पर दस्तखत किए, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि शिवाजी को अपने 23 किले छोड़ने होंगे, जिसके बाद शिवाजी के पास सिर्फ 12 किले बचेंगे। लेकिन औरंगजेब इस संधि के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। औरंगजेब को लग रहा था कि दक्षिण में उसके राज्य विस्तार के सामने मराठा ही उसको चुनौती दे सकते हैं, तो क्यों ना मराठाओं को जड़ से खत्म कर दिया जाए। लेकिन बाद में औरंगजेब ने व्यक्तिगत रूप से नापसंद होने के बावजूद भी राजा जयसिंह के कहने पर शिवाजी महाराज के साथ संधि के लिए हामी भर ली। इस संधि के बाद औरंगजेब शिवाजी से फायदा उठाने की सोचता है और वो जयसिंह से कहता है कि शिवाजी को मेरे दरबार में बुलाओ, जिसके बाद जयसिंह शिवाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में आने के लिए आमंत्रित करता है। मगर पुरंदर की संधि में शिवाजी ने यह बात पूरी तरह साफ कर दी थी, वो मुगल सल्तनत के लिए काम करने और औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं होगा और शिवाजी जयसिंह से औरंगजेब के दरबार में आने से मना कर देता है। जिसके बाद जयसिंह शिवाजी महाराज को झूठ बोलता है और कहता है कि औरंगजेब आपसे मुलाकात के बाद आपको दक्षिण में अपना सूबेदार बना देगा और बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा करने के लिए औरंगजेब आपको बड़ी मात्रा में सैनिक भेजेगा। हालांकि औरंगजेब ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, यह सिर्फ जयसिंह की चाल थी ताकि शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में ले जाया जा सके। जिसके बाद शिवाजी जयसिंह की बातों से सहमत होकर औरंगजेब के आगरा दरबार पहुंच जाता है। इस वक्त औरंगजेब के दरबार में केवल बादशाह ही बैठा करते थे और बाकी दरबारी खड़े रहते थे। औरंगजेब के दरबार में सबको रैंक के हिसाब से बैठाया जाता था, जिसकी जितनी ज्यादा रैंक होती थी उसको उतना ही ज्यादा सम्मान और हैसियत दी जाती थी। क्योंकि शिवाजी को अभी कोई राजा की उपाधि नहीं मिली थी और शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहली बार आया था, तो उन्हें औरंगजेब द्वारा 5,000 की एक मामूली सी रैंक दी जाती है, जबकि शिवाजी कम से कम 7,000 की रैंक की अपेक्षा कर रहे थे और शिवाजी इस बात से नाराज हो जाते हैं। उन्होंने भरी सभा में औरंगजेब के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। औरंगजेब शिवाजी की नाराजगी को अपना अपमान समझता है और वो शिवाजी को कैद खाने में बंद करवा देता है। अब शिवाजी समझ चुके थे कि पुरंदर की संधि असल में औरंगजेब और जयसिंह की एक चाल थी, असल इरादा उनका शिवाजी की हत्या करने का था। लेकिन इसके पहले कि औरंगजेब अपने इरादों में कामयाब हो पाता, शिवाजी औरंगजेब के सैनिकों को चकमा देकर कैद खाने से फरार हो जाता है। किले से निकलकर शिवाजी ने साधु का भेष बना लिया ताकि उसके पीछे आ रही मुगल सेना उसे पहचान न पाए और वो पैदल चलते हुए वापस अपने राज्य पहुंच गया। आगरा से निकलते ही शिवाजी का महाराष्ट्र में बहुत जोरदार स्वागत हुआ। औरंगजेब के साथ हुई इस घटना ने शिवाजी को मुगलों के खिलाफ एक ऐसी शक्ति के रूप में उभारा कि औरंगजेब को पूरी टक्कर देने का साहस रखता था और शिवाजी फिर से एक महान लीडर के रूप में उभरने लगा। उन्होंने अपने कब्जे के क्षेत्रों में अपना नियंत्रण काफी मजबूत कर दिया, जिसके पश्चात वो इतने मजबूत हो गए कि अब सबसे शक्तिशाली मुगल सेना भी उनसे खौफ खाने लगी थी। इसी बीच शिवाजी ने उत्तर में अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण मराठा और मुगलों के बीच गर्मागर्मी का माहौल रहने लगा। मगर इसी बीच एंट्री होती है मुगल सरदार जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह ने शिवाजी से नए शांति प्रस्तावों के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इस शांति प्रस्ताव के पीछे औरंगजेब की ही बुद्धि थी, क्योंकि इस समय औरंगजेब बाहरी उत्तरी ताकतों से युद्ध लड़ने में व्यस्त थे, जिसके कारण पश्चिम से उनका ध्यान बिल्कुल कम हो गया था। उसे लगा कि पश्चिम में मराठाओं से शांति प्रस्ताव करके वो दक्षिण में अपने राज्य को बचा सकता है। यही वजह थी कि औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी के पास शांति प्रस्ताव लेकर भेजा। जसवंत सिंह शिवाजी को इस शांति प्रस्ताव पर सहमत कर लेता है और शिवाजी तथा औरंगजेब के बीच शांति कायम करवा देता है, जिसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को 1666 से 1668 के बीच राजा की उपाधि प्रदान कर दी। इसके साथ ही औरंगजेब ने शिवाजी को बीजापुर पर हमला करने की भी अनुमति दे दी थी, जिस पर अभी भी आदिल शाही सल्तनत काबिज थी। इस समय आदिल शाही सल्तनत काफी कमजोर हो चुकी थी, जिसके बाद आदिल शाही सल्तनत के राजा आदिल शाह सेकंड शिवाजी से युद्ध करने की बजाय एक समझौता कर लेते हैं। इस समझौते के तहत बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को अपना आधा क्षेत्र दे दिया, जिसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी की काफी प्रशंसा की। मगर शिवाजी और औरंगजेब के बीच यह शांति प्रस्ताव केवल 1670 तक ही चला, क्योंकि औरंगजेब का बेटा शहजादा मुअज्जम शिवाजी से काफी प्रभावित था,
जिसके कारण शहजादा मुअज्जम शिवाजी के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। मगर औरंगजेब को यह बात अच्छी नहीं लगती है और उसे लगा कि शहजादा मुअज्जम शिवाजी से रिश्वत ले रहा है और वो शिवाजी को उसके सारे राज बता सकता है। जिसके बाद औरंगजेब के दिल में भय उत्पन्न होने लगा कि अगर ऐसा हुआ तो शिवाजी उसके सिंहासन पर भी कब्जा कर सकता है। इस समय औरंगजेब अफगानों से लड़ने में व्यस्त था, जिसके कारण औरंगजेब ने दक्षिण से अपनी सेना कम कर दी थी। औरंगजेब के संदेह ने शिवाजी और मुगलों के बीच शांति काल को खत्म कर दिया। मुगलों ने शिवाजी से अपनी उधार रकम पाने के लिए उसके कुछ क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद शिवाजी आग बबूला हो गया और उसने दक्षिण में मुगलों के खिलाफ आक्रमण शुरू कर दिया। शिवाजी ने सूरत में मुगल सेना को बड़ी शिकस्त दी। पुरंदर की संधि में जिन राज्यों को शिवाजी ने मुगलों को दिया था, उन्होंने दोबारा से उन पर अपना अधिकार जमा लिया। जैसे ही औरंगजेब को इस घटना का पता चला तो उसने अपने सेनापति दाऊद खान के नेतृत्व में शिवाजी को पराजित करने के लिए एक सेना भेजी, जिसे शिवाजी ने बड़ी ही आसानी से पराजित कर दिया था। अब शिवाजी महाराज ने पूरे बीजापुर और मध्य भारत के कई बड़े हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लिया था। देखते ही देखते शिवाजी ने अपने अभियानों के जरिए बहुत ज्यादा क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया और साथ ही काफी सारी धन दौलत भी अर्जित कर ली थी। लेकिन इस समय तक आधिकारिक तौर पर शिवाजी राजा नहीं बन सके थे। राजा की औपचारिक उपाधि के अभाव में वो अभी भी एक मुगल जमींदार या बीजापुर जागीरदारी के पुत्र थे। उनके द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर शासन करने के लिए उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था। लेकिन इसी बीच शिवाजी महाराज सभी मराठाओं को एकजुट करता है और अपना अलग मराठा साम्राज्य स्थापित करने की मांग रखता है, जिस पर सभी मराठा सहमत हो जाते हैं और 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में मराठाओं ने शिवाजी का राज्य अभिषेक किया और उन्हें छत्रपति की उपाधि से नवाज दिया। इसके बाद शिवाजी ने पहला कदम अपने राज्य विस्तार की ओर बढ़ाया, क्योंकि उनका साम्राज्य मुगल साम्राज्य के मुकाबले कुछ भी नहीं था। जिसके बाद शिवाजी महाराज दक्षिण की ओर अपने राज्य का विस्तार करने में लग जाता है और पूरे दक्षिण को अपने नियंत्रण में ले लेता है। इसके पश्चात शिवाजी उत्तर की तरफ अपनी पूरी तैयारियों के साथ बढ़ता है और मुगलों को वहां से खदेड़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे मराठा साम्राज्य उत्तर की ओर फैलने लगा और अब शिवाजी एक ऐसा राजा बन चुका था जिसे पराजित करने के लिए कोई भी सामने आने को तैयार नहीं था। अब शिवाजी महाराज सेना और धन दोनों से बेहद मजबूत हो चुके थे। शिवाजी का अगला अभियान औरंगजेब को पराजित कर पूरे उत्तर भारत को अपने अधिकार में लेने का था। मगर अब कहानी में आता है एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड मोड़ जिसने मराठा साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, क्योंकि 3 अप्रैल 1680 को अचानक सब कुछ थम गया और मराठाओं में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि एक रहस्यमयी बुखार के कारण शिवाजी का निधन हो जाता है। जिसके बाद औरंगजेब को लगा कि मराठा अब कमजोर हो चुके हैं और उन्हें कुचलना बिल्कुल आसान होगा। मगर औरंगजेब की यह बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं ने 1680 में शिवाजी महाराज के सबसे ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज को अपने छत्रपति चुना, जो अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की ही तरह निडर और साहसी था, जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक काफी डिटेल्ड एंड इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई हुई है। अगर आप देखना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हो। शिवाजी की मृत्यु के बाद मुगल और मराठाओं के बीच युद्धों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन मराठाओं ने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी? कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच मोर वीडियोज।